विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक 2021। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। खनिज तेल पेट्रोलियम विश्व की प्रमुख ऊर्जा एवं औद्योगिक संसाधन है। इसका असमान भौगोलिक वितरण वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है। मुख्य भाग। ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव। तेल आयातक देश ऊर्जा आपूर्ति एवं मूल्य अस्थिरता पर निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण, इंडिया का पश्चिम एशिया से तेल आयात। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा। तेल संसाधनों पर नियंत्रण के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष बढ़ते हैं। उदाहरण, पर्शियन गल्फ। आर्थिक असमानता। तेल निर्यातक देशों को अधिक विदेशी मुद्रा एवं राजस्व प्राप्त होता है, जबकि आयातक देशों का व्यापार घाटा बढ़ता है। उदाहरण, सऊदी अरेबिया एवं जापान। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रभाव। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से परिवहन, विनिर्माण एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। उदाहरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज द्वारा उत्पादन नीति। ऊर्जा संक्रमण एवं पर्यावरणीय प्रभाव। तेल पर निर्भरता जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण तेज हुआ है। उदाहरण, पेरिस एग्रीमेंट। मानचित्र मैप आइडिया। विश्व मानचित्र में अंकित करें। फारस की खाड़ी, सऊदी अरब, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, भारत। तेल आयातक। वैल्यू एडिशन। एक रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा आज वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वैश्विक तेल उत्पादन एवं कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख संगठन है। 3 समसामयिक जोड़। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति एवं तेल कीमतों में अस्थिरता देखी गई, जिससे ऊर्जा विविधीकरण पर बल बढ़ा। उदाहरण, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। 4 उत्तर में प्रयोग योग्य शब्द। ऊर्जा सुरक्षा, भूराजनीति, ऊर्जा संक्रमण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, व्यापार घाटा, आपूर्ति श्रृंखला। 5 आलोचनात्मक बिंदु। तेल संसाधनों की असमानता वैश्विक असंतुलन उत्पन्न करती है, किंतु नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा विविधीकरण इस निर्भरता को कम कर सकते हैं। निष्कर्ष लगभग 25 शब्द। खनिज तेल का असमान वितरण वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करता है। दीर्घकालिक समाधान ऊर्जा विविधीकरण एवं स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में निहित है। प्रश्न 62। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जलमरूमध्य, स्ट्रेट्स और इस्थमस के महत्व का उल्लेख कीजिए। 250 शब्द 15 अंक 2022। प्रस्तावना लगभग 25 शब्द। जलमरूमध्य 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला संकरा जलमार्ग है, जबकि इस्थमुस 2 बड़े भूभागों को जोड़ने वाली संकरी स्थल पट्टी है। दोनों वैश्विक व्यापार एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य भाग। अब वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग। जलमरूमध्य समुद्री जहाजों के लिए सबसे छोटे एवं कम लागत वाले मार्ग उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऊर्जा आपूर्ति एवं तेल व्यापार। विश्व के अधिकांश तेल एवं प्राकृतिक गैस का परिवहन प्रमुख जलमरूमध्यों से होता है। उदाहरण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इस्थमुस एवं नहरों का महत्व। इस्थमुस पर निर्मित नहरें समुद्री दूरी एवं परिवहन लागत को कम करती हैं। उदाहरण, पनामा कैनाल, पनामा इस्थमुस एवं सुईज कैनाल, स्वेज इस्थमुस। भूराजनीतिक एवं सामरिक महत्व। इन मार्गों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति संतुलन एवं समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करता है। उदाहरण, बाब-एल मांदेब। चुनौतियां एवं जोखिम। युद्ध, समुद्री डकैती, दुर्घटनाएं एवं अवरोध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, सुईज कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन। मानचित्र मैप आइडिया। विश्व मानचित्र में अंकित करें। मलक्का जलमरूमध्य, होर्मुज जलमरूमध्य, बाब-एल मंदेब, स्वेज नहर, पनामा नहर, जिब्राल्टर जलमरूमध्य। वैल्यू एडिशन। एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार वैश्विक व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री मार्गों से संचालित होता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन समुद्री सुरक्षा एवं नौवहन मानकों को बढ़ावा देता है। 3 समसामयिक जोड़। सुईज कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन एवं रेड सी क्षेत्र में तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता को उजागर किया। 4 उत्तर में प्रयोग योग्य शब्द। चोक पॉइंट, समुद्री व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, भूराजनीति, सामरिक जलमार्ग, समुद्री सुरक्षा। 5 आलोचनात्मक बिंदु। जलमरूमध्य एवं इस्थमुस वैश्विक व्यापार के जीवन रेखा है,
किंतु इन पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भी उत्पन्न करती है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। जलमरूमध्य एवं इस्तमुस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा एवं सामरिक संतुलन के आधार हैं। इनकी सुरक्षा एवं निर्बाध संचालन वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 63। प्रश्न: रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं को इंगित करें। 250 शब्द 15 अंक 2022। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, मुख्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पादित होता है। इसका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु इससे अनेक पर्यावरणीय चुनौतियां भी जुड़ी हैं। मुख्य भाग: रबर उत्पादक देशों का वितरण। विश्व का अधिकांश प्राकृतिक रबर उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में केंद्रित है। उदाहरण: थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया एवं इंडिया। बी. भारत में रबर उत्पादन। भारत में रबर उत्पादन मुख्यतः अधिक वर्षा एवं उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। उदाहरण: केरला, त्रिपुरा एवं कर्नाटक। सी. वनों की कटाई एवं जैव विविधता ह्रास। रबर बागानों के विस्तार से प्राकृतिक वनों का विनाश एवं वन्यजीव आवासों का क्षरण होता है। उदाहरण: इंडोनेशिया। डी. मृदा एवं जल संसाधनों पर प्रभाव। एकल फसल मोनोकल्चर से मृदा उर्वरता में कमी, अपर्दन एवं जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। उदाहरण: केरला। ई. जलवायु परिवर्तन एवं रोगों की चुनौती। तापमान वृद्धि एवं अनियमित वर्षा से रबर उत्पादन प्रभावित होता है तथा पौधों में रोग बढ़ते हैं। उदाहरण: थाईलैंड। मानचित्र मैप आइडिया। विश्व एवं भारत के मानचित्र में अंकित करें। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, भारत, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक। वैल्यू एडिशन। एक रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया विश्व का प्रमुख प्राकृतिक रबर उत्पादक क्षेत्र है। 2 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप वैश्विक रबर उत्पादन एवं व्यापार का अध्ययन करता है। 3 समसामयिक जोड़। जलवायु परिवर्तन एवं सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने पर वैश्विक स्तर पर बल दिया जा रहा है। 4 उत्तर में प्रयोग योग्य शब्द: एकल फसल मोनोकल्चर, वनों की कटाई, जैव विविधता, सतत कृषि, कार्बन सिंक, कृषि वानिकी, एग्रोफोरेस्ट्री। 5 आलोचनात्मक बिंदु। आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु कृषि वानिकी एवं टिकाऊ रबर उत्पादन पद्धतियां आवश्यक है। निष्कर्ष: लगभग 25 शब्द। रबर उत्पादन आर्थिक विकास एवं रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है, किंतु पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान हेतु सतत उत्पादन एवं प्राकृतिक वनों के संरक्षण पर समान बल देना आवश्यक है। प्रश्न 64। प्रश्न: भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए और इसके सीमित भौगोलिक प्रसार के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द 10 अंक 2022। प्रस्तावना: लगभग 25 शब्द। पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी भारत की प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। लंबी तटरेखा एवं अनुकूल पवन परिस्थितियों के कारण इसकी विशाल क्षमता है, किंतु इसका विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। मुख्य भाग: अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां। भारत की लंबी तटरेखा, पश्चिमी घाट एवं शुष्क क्षेत्रों में उच्च पवन वेग उपलब्ध है। उदाहरण: तमिलनाडु एवं गुजरात। बी. ऊर्जा सुरक्षा एवं हरित विकास। पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायक है। उदाहरण: कर्नाटक। सी. सीमित भौगोलिक प्रसार। पर्याप्त एवं निरंतर पवन वेग केवल कुछ राज्यों में उपलब्ध होने के कारण इसका विस्तार सीमित है। उदाहरण: राजस्थान। डी. अवसंरचना एवं आर्थिक चुनौतियां। ग्रिड कनेक्टिविटी, ऊर्जा भंडारण, भूमि उपलब्धता एवं उच्च प्रारंभिक लागत प्रमुख बाधाएं हैं। उदाहरण: महाराष्ट्र। ई. भविष्य की संभावनाएं। अपतटीय, ऑफशोर, पवन ऊर्जा, आधुनिक टरबाइन एवं ऊर्जा भंडारण तकनीक से इसका विस्तार संभव है। उदाहरण: गल्फ ऑफ खंभात। मानचित्र मैप आइडिया। भारत के मानचित्र में अंकित करें। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, खंभात की खाड़ी। वैल्यू एडिशन। एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के अनुसार भारत विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल है। 2 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल GWEC भारत को पवन ऊर्जा विस्तार की उच्च क्षमता वाला देश मानता है। 3 समसामयिक जोड़। भारत ऑफशोर विंड एनर्जी एवं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है। 4 उत्तर में प्रयोग योग्य शब्द: नवीकरणीय ऊर्जा,
अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रिड एकीकरण, ऊर्जा भंडारण, कार्बन न्यूनीकरण, ऊर्जा सुरक्षा। 5 आलोचनात्मक बिंदु। पवन ऊर्जा की क्षमता विशाल है, किंतु तकनीकी, भौगोलिक एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियों के समाधान के बिना इसका व्यापक विस्तार संभव नहीं है। निष्कर्ष, लगभग 25 शब्द। पवन ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए तकनीकी नवाचार, ग्रिड सुदृढ़ीकरण एवं अपतटीय परियोजनाओं का विस्तार आवश्यक है। प्रश्न 65। दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसई 2022। प्रस्तावना, लगभग 20 शब्द। दक्कन ट्रैप भारत का विशाल ज्वालामुखीय पठारी क्षेत्र है, जो मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से निर्मित है। यह कृषि, खनिज तथा जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। मुख्य भाग। उपजाऊ काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी काली मिट्टी, रीगर सॉइल, नमी को लंबे समय तक संचित रखती है, जिससे कपास, सोयाबीन, गन्ना तथा अन्य नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलता है। महाराष्ट्र का कपास उत्पादन इसका प्रमुख उदाहरण है। बी खनिज संसाधन। यह क्षेत्र मैंगनीज, बॉक्साइट तथा अन्य खनिजों से समृद्ध है, जो धातु एवं विनिर्माण उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश इसके प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। सी भूजल एवं जल संसाधन। बेसाल्ट की दरारों तथा विभिन्न लावा परतों के बीच बने जलभृत, एक्विफर्स, भूजल के संचयन में सहायक होते हैं। महाराष्ट्र में पेयजल एवं सिंचाई के लिए इन जलभृतों का व्यापक उपयोग किया जाता है। डी निर्माण सामग्री। दक्कन ट्रैप की कठोर बेसाल्ट चट्टानों का उपयोग सड़क, भवन, पुल तथा रेल परियोजनाओं के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। पुणे क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। ई पर्यटन एवं जैव विविधता। सह्याद्री पर्वतमाला, झरने, घाटियां तथा वन क्षेत्र इस क्षेत्र को पर्यटन एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं, जिससे पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलता है। आप भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा पश्चिमी घाट, सह्याद्री को दर्शाकर दक्कन ट्रैप के विस्तार एवं प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) के अनुसार दक्कन ट्रैप विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखीय प्रांतों में से एक है तथा इसे प्रमुख लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस (लिप्स) में शामिल किया जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई तथा सतत खनन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उत्तर में बेसाल्ट, काली मिट्टी, जलभृत, लावा पठार, खनिज संसाधन तथा सतत संसाधन प्रबंधन जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावी बनाता है। निष्कर्ष, लगभग 20 शब्द। दक्कन ट्रैप कृषि, खनिज, भूजल एवं निर्माण संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है। इनका सतत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास की आधारशिला है। प्रश्न 66। भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्वाश्री क्यों कहा जाता है? इस दिशात्मक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं को किस प्रकार प्रभावित किया है? 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसई 2023। प्रस्तावना, लगभग 20 शब्द। भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी दिशा से आने वाली नम हवाओं को पूर्वाश्री कहा जाता है। यह स्थानीय जलवायु के साथ साथ संस्कृति और लोक जीवन का भी अभिन्न आधार है। मुख्य भाग। अ पूर्वाश्री नाम का आधार। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा भोजपुर क्षेत्र में मुख्यतः पूर्वा दिशा से प्रवेश करती है। इसी कारण स्थानीय लोग इन जीवनदायिनी हवाओं को सम्मानपूर्वक पूर्वाश्री कहते हैं। बिहार के भोजपुर क्षेत्र में यह नाम विशेष रूप से प्रचलित है। बी कृषि एवं ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। पूर्वाश्री के आगमन के साथ धान की बुआई, खेतों की तैयारी तथा अन्य कृषि कार्य प्रारंभ होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि चक्र आज भी काफी हद तक मानसून की नियमितता पर निर्भर करता है। सी लोकगीत एवं लोक साहित्य। मानसून ने भोजपुर क्षेत्र के लोक साहित्य को समृद्ध बनाया है। कजरी, सावन के गीत तथा विरह गीतों में वर्षा, हरियाली और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। डी पर्व एवं सामाजिक परंपराएं। सावन भादों के दौरान हरियाली तीज, झूला उत्सव तथा अन्य सामुदायिक आयोजन मानसून के आगमन से जुड़े हैं, जो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को मजबूत करते हैं। ई लोक विश्वास एवं जीवन शैली। मानसून की दिशा, समय और तीव्रता के आधार पर किसान कृषि संबंधी निर्णय लेते हैं। नाग पंचमी जैसे पर्व तथा अनेक लोक मान्यताएं भी वर्षा ऋतु और कृषि चक्र से गहराई से जुड़ी हुई है। आप भारत के मानचित्र में भोजपुर क्षेत्र, बिहार,
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल शाखा की दिशा को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का प्रमुख स्रोत है। भारतीय लोक संस्कृति में मानसून को समृद्धि, उर्वरता और नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता कृषि उत्पादन के साथ साथ लोक परंपराओं को भी प्रभावित कर रही है। उत्तर में मानसून, लोक संस्कृति, कृषि चक्र, मौसमी पवन, सांस्कृतिक भूगोल तथा वर्षा आधारित कृषि जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही पारंपरिक मानसूनी ज्ञान को आधुनिक मौसम पूर्वानुमान के साथ समन्वित करना समय की आवश्यकता है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। पूर्वाश्री भोजपुर क्षेत्र में केवल मानसूनी पवन नहीं, बल्कि कृषि, लोक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं की आधारशिला है, जिसे जलवायु परिवर्तन नई चुनौतियां दे रहा है। प्रश्न 67। भारत की लंबी तटरेखा की संसाधन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द 15 अंक UPSC CAC 2023। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री व्यापार तथा ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण आधार है। साथ ही यह चक्रवात, सुनामी एवं तटीय अपरदन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी है। मुख्य भाग: असमुद्री मत्स्य एवं जैव संसाधन। भारत के तटीय क्षेत्र समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि एक्वाकल्चर तथा समुद्री जैव विविधता के समृद्ध स्रोत हैं। ये लाखों लोगों की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। केरल का समुद्री मत्स्य उद्योग इसका प्रमुख उदाहरण है। बंदरगाह एवं समुद्री व्यापार। लंबी तटरेखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक्स, जहाजरानी तथा बंदरगाह आधारित उद्योगों के विकास को गति प्रदान करती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT भारत के प्रमुख कंटेनर बंदरगाहों में से एक है, जो वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन। भारत के अपतटीय क्षेत्रों में तेल, प्राकृतिक गैस, अपतटीय पवन ऊर्जा तथा समुद्री खनिजों की व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हैं। मुंबई हाई देश के प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्रों में से एक है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की तैयारी। हाल के वर्षों में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की उन्नत चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली, समयबद्ध निकासी, तटीय आश्रय गृह, आपदारोधी अवसंरचना तथा ओडिशा के प्रभावी चक्रवात प्रबंधन मॉडल के कारण जनधन की हानि में उल्लेखनीय कमी आई है। चुनौतियां एवं आगे की राह। समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय अपरदन, मैंग्रोव वनों का क्षरण, समुद्री प्रदूषण तथा अनियोजित तटीय विकास अभी भी गंभीर चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ICJDM, प्रकृति आधारित समाधान, मैंग्रोव संरक्षण तथा सतत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना आवश्यक है। सुंदरबन इस संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। आप भारत के मानचित्र में मुंबई हाई, JNPT, मुंबई, सुंदरबन, ओडिशा तट, केरल तट, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर को दर्शाकर संसाधन क्षमता एवं आपदा संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समेकित रणनीति पर बल दिया है। अंडर का सेंदई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में सागरमाला प्रोग्राम, डीप ओशन मिशन तथा ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी तटीय संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तर में ब्लू इकोनॉमी, तटीय पारिस्थितिकी, आपदा लचीलापन, चक्रवात पूर्व चेतावनी, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन ICJDM तथा प्रकृति आधारित समाधान जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भारत की तटरेखा आर्थिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा तथा ब्लू इकोनॉमी का आधार है। सतत संसाधन प्रबंधन और प्रभावी आपदा तैयारी से इसका सुरक्षित एवं दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रश्न 68। जनसांख्यिकीय शीतकाल डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? क्या दुनिया ऐसी ही स्थिति की ओर बढ़ रही है? विस्तार से समझाइए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2024। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। जनसांख्यिकीय शीतकाल डेमोग्राफिक विंटर वह स्थिति है जब जन्मदर लंबे समय तक प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे बनी रहती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि रुकने या घटने लगती है। मुख्य भाग। जनसांख्यिकीय शीतकाल की अवधारणा।
इस स्थिति की प्रमुख विशेषताएं कम प्रजनन दर, वृद्धजन आबादी में वृद्धि तथा कार्यशील आयु वर्ग की घटती संख्या है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। जापान इसका प्रमुख उदाहरण है। विश्व की वर्तमान स्थिति। यूरोप तथा पूर्वी एशिया के अनेक देशों में प्रजनन दर लगातार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे बनी हुई है, जबकि अफ्रीका और कुछ विकासशील देशों में जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। इटली तथा दक्षिण कोरिया इस प्रवृत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरी दुनिया समान रूप से जनसांख्यिकीय शीतकाल की ओर बढ़ रही है। संभावित प्रभाव। जनसांख्यिकीय शीतकाल से श्रमबल में कमी, सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन प्रणाली पर बढ़ता दबाव, आर्थिक विकास की धीमी गति तथा वृद्धजन आश्रितता अनुपात में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जर्मनी इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत की स्थिति। भारत वर्तमान में जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के चरण में है, जहां कार्यशील आयु वर्ग की आबादी अधिक है। हालांकि केरल सहित कुछ राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है, जिससे भविष्य में वृद्धावस्था संबंधी चुनौतियां उभर सकती है। समाधान। इस चुनौती से निपटने के लिए परिवार समर्थक नीतियां, कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, नियंत्रित एवं कुशल प्रवासन, महिला श्रम भागीदारी को बढ़ावा तथा स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था हेल्थी एजिंग की नीतियों को अपनाना आवश्यक है। फ्रांस की परिवार सहायता नीतियां इस दिशा में उल्लेखनीय उदाहरण हैं। आप विश्व के मानचित्र में जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी तथा भारत को दर्शाकर जनसांख्यिकीय शीतकाल एवं जनसांख्यिकीय लाभांश वाले क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA के अनुसार विश्व के अनेक देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स वैश्विक जनसंख्या संरचना में तेजी से हो रहे परिवर्तन की पुष्टि करती है। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, किंतु दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है। उत्तर में जनसांख्यिकीय शीतकाल, जनसांख्यिकीय लाभांश, प्रतिस्थापन प्रजनन दर, वृद्धावस्था, आश्रितता अनुपात तथा श्रमबल जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही विकसित एवं विकासशील देशों की जनसांख्यिकीय चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी देशों के लिए एक समान नीति उपयुक्त नहीं हो सकती। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। जनसांख्यिकीय शीतकाल एक उभरती वैश्विक चुनौती है, पर इसका प्रभाव सभी देशों में समान नहीं होगा। संतुलित जनसंख्या नीतियां और मानव पूंजी विकास ही इसका दीर्घकालिक समाधान है। प्रश्न 69। गंगा घाटी में भूजल का भंडार तेजी से घट रहा है। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? 250 शब्द 15 अंक UPSC CAC 2024। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। गंगा घाटी भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहां सिंचाई का बड़ा भाग भूजल पर निर्भर है। भूजल भंडार में निरंतर गिरावट देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। मुख्य भाग। कृषि उत्पादन में कमी। गंगा घाटी में भूजल स्तर गिरने से सिंचाई की उपलब्धता प्रभावित होगी, जिससे गेहूं, धान, गन्ना तथा अन्य जलाधारित फसलों का उत्पादन घट सकता है। इससे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव। खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा बफर स्टॉक पर दबाव बढ़ सकता है। इससे गरीब एवं कमजोर वर्गों की खाद्य उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। किसानों की आय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण सिंचाई की लागत बढ़ती है, क्योंकि अधिक गहराई से जल निकालने के लिए अधिक ऊर्जा एवं निवेश की आवश्यकता होती है। इससे किसानों की आय घट सकती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हरियाणा इसका प्रमुख उदाहरण है। पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव। भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूमि धंसाव, लैंड सबसाइडेंस, जल गुणवत्ता में गिरावट, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड जैसी समस्याएं तथा क्षेत्रीय जल संकट बढ़ सकता है। प्रयागराज के गंगा मैदान में भी भूजल स्तर में गिरावट चिंता का विषय है। समाधान एवं आगे की राह। इस चुनौती से निपटने के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, वर्षा जल संचयन, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, जल कुशल कृषि तकनीकों तथा कम जल वाली फसलों को बढ़ावा देना आवश्यक है। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप भारत के मानचित्र में गंगा नदी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा प्रयागराज को दर्शाकर भूजल दोहन एवं कृषि प्रधान क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं,
जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB के अनुसार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जल संकट एवं भूजल संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल देती है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY तथा प्राकृतिक खेती जैसी पहले जल कुशल एवं सतत कृषि को बढ़ावा दे रही है। उत्तर में भूजल पुनर्भरण, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण तथा सतत कृषि जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। गंगा घाटी में घटता भूजल भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। जल संरक्षण तथा सतत कृषि पद्धतियां ही इसका दीर्घकालिक समाधान हैं। प्रश्न 70। विश्व के अपतटीय तेल भंडारों ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स के वितरण की भौगोलिक व्याख्या कीजिए। ये भंडार तटवर्ती ऑनशोर तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न हैं? 250 शब्द 15 अंक UPSC CAC 2025। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। अपतटीय तेल भंडार समुद्र तल के नीचे स्थित अवसादी सेडिमेंट्री बेसिनों में पाए जाते हैं। आधुनिक तकनीक के विकास से इनका आर्थिक, सामरिक तथा ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्व निरंतर बढ़ रहा है। मुख्य भाग। अपतटीय तेल भंडारों का भौगोलिक वितरण। विश्व के अधिकांश अपतटीय तेल भंडार महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ तथा समुद्री अवसादी बेसिनों में पाए जाते हैं, जहां लाखों वर्षों तक कार्बनिक पदार्थों के संचयन एवं अवसादन से हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा उत्तरी सागर नॉर्थ सी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बी। भारत में अपतटीय तेल क्षेत्र। भारत के प्रमुख अपतटीय तेल एवं गैस क्षेत्र पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर स्थित है। मुंबई हाई देश का सबसे महत्वपूर्ण अपतटीय तेल क्षेत्र है, जबकि कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस एवं तेल उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सी। अपतटीय एवं तटवर्ती भंडारों में अंतर। अपतटीय तेल भंडारों के दोहन के लिए उन्नत ड्रिलिंग तकनीक, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अधिक पूंजी निवेश तथा जटिल समुद्री अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत तटवर्ती ऑनशोर तेल क्षेत्रों का दोहन अपेक्षाकृत सरल, कम लागत वाला तथा रखरखाव की दृष्टि से आसान होता है। मुंबई हाई और डिगबोई असम इस अंतर को स्पष्ट करते हैं। डी। आर्थिक एवं सामरिक महत्व। अपतटीय तेल भंडार ऊर्जा सुरक्षा, आयात निर्भरता में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत तथा रणनीतिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करते हैं। नॉर्वे का उत्तरी सागर तेल उत्पादन इसकी आर्थिक सफलता का प्रमुख उदाहरण है। ई। चुनौतियां एवं पर्यावरणीय प्रभाव। अपतटीय तेल उत्पादन में तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण, चक्रवात, गहरे समुद्र में तकनीकी कठिनाइयां तथा उच्च उत्पादन लागत जैसी चुनौतियां विद्यमान हैं। डीप वाटर हराइजन ऑयल स्पिल इस प्रकार के पर्यावरणीय जोखिमों का प्रमुख उदाहरण है। आप विश्व के मानचित्र में फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी सागर, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन तथा डिगबोई असम को दर्शाकर अपतटीय एवं तटवर्ती तेल क्षेत्रों का वितरण स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अनुसार अपतटीय तेल एवं गैस वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओपेक के कई सदस्य देशों के प्रमुख तेल भंडार अपतटीय क्षेत्रों में भी स्थित हैं। वर्तमान में गहरे समुद्री अन्वेषण, फ्लोटिंग ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म तथा डिजिटल तकनीकों के कारण अपतटीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता लगातार बढ़ रही है। उत्तर में महाद्वीपीय मग्न तट, अवसादी बेसिन, अपतटीय ड्रिलिंग, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण तथा ब्लू इकोनॉमी जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही अपतटीय भंडार ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, किंतु इनके दोहन में तटवर्ती भंडारों की तुलना में अधिक लागत एवं पर्यावरणीय जोखिम जुड़े होते हैं। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। अपतटीय तेल भंडार भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के महत्वपूर्ण आधार है। इनका सतत, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल दोहन आधुनिक तकनीक और कठोर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न 71। स्थान और क्षेत्र नियोजन स्पेशल एंड रीजनल प्लानिंग में GIS और RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? 250 शब्द 15 अंक UPSC CAC 2025। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, दूर संवेदी तकनीक रिमोट सेंसिंग RS, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तथा ड्रोन आधुनिक स्थान एवं क्षेत्रीय नियोजन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो सटीक,
त्वरित तथा वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मुख्य भाग। अब भूमि उपयोग एवं शहरी नियोजन। GIS, RS तथा AI की सहायता से भूमि उपयोग परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, अतिक्रमण तथा पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। इससे वैज्ञानिक मास्टर प्लान, स्मार्ट शहरों का विकास तथा भूमि प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। हैदराबाद इसका प्रमुख उदाहरण है। B कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ड्रोन तथा RS तकनीक के माध्यम से फसल स्वास्थ्य, मृदा नमी, जल संसाधनों तथा पोषक तत्वों की निगरानी कर सटीक कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है। पंजाब में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। C आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण। AI आधारित पूर्वानुमान, GIS विश्लेषण तथा ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात एवं वनाग्नि जैसी आपदाओं के प्रभाव का त्वरित आकलन एवं राहत कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। उत्तराखंड में भूस्खलन के दौरान इन तकनीकों का उपयोग विशेष रूप से उपयोगी रहा है। D अवसंरचना एवं क्षेत्रीय विकास। सड़क, रेल, औद्योगिक गलियारे, विद्युत नेटवर्क तथा स्मार्ट शहरों के विकास में GIS आधारित स्थानिक विश्लेषण सबसे उपयुक्त मार्ग, लागत तथा पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। PM गति शक्ति इसका प्रमुख उदाहरण है। E चुनौतियां एवं आगे की राह। इन तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, उच्च लागत, गुणवत्तापूर्ण भूस्थानिक डेटा तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। स्वामित्व स्कीम में ड्रोन आधारित डिजिटल मानचित्रण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप भारत के मानचित्र में हैदराबाद, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा तथा प्रमुख स्मार्ट शहरों को दर्शाकर भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग वाले क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की भुवन GIS सेवाएं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा भूमि उपयोग नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs की निगरानी में भी GIS एवं RS तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। वर्तमान में नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी 2022, स्वामित्व स्कीम तथा ड्रोन रूल्स ने भारत में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को नई गति प्रदान की है। उत्तर में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, सटीक कृषि, स्थानिक विश्लेषण, डिजिटल मानचित्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा आधारित नियोजन जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही AI एवं ड्रोन का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब उच्च गुणवत्ता वाले GIS एवं RS डेटा, प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। GIS, RS, AI एवं ड्रोन का समन्वित उपयोग वैज्ञानिक, पारदर्शी और टिकाऊ क्षेत्रीय नियोजन को सशक्त बनाता है तथा सुशासन एवं सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रश्न 72। गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक UPSC CAC 2025। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। गंगा नदी बेसिन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उपजाऊ भूमि, जलोढ़ मिट्टी तथा प्रचुर जल संसाधनों ने यहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व एवं सघन बसावट को प्रोत्साहित किया है। मुख्य भाग। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, अत्यंत उपजाऊ है, जो गेहूं, धान, गन्ना तथा दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। उच्च कृषि उत्पादकता के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का सघन संकेंद्रण विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख उदाहरण है। B प्रचुर जल संसाधन। गंगा, यमुना, घाघरा तथा अन्य सहायक नदियां सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। जल की उपलब्धता ने कृषि एवं मानव बसावट दोनों को स्थायित्व प्रदान किया है। यमुना तथा घाघरा नदियां इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। C समतल भूआकृति। गंगा का विस्तृत समतल मैदान कृषि, परिवहन, नगरीकरण तथा औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बड़े नगर एवं औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं। कानपुर इसका प्रमुख उदाहरण है। D कृषि एवं आर्थिक अवसर। उच्च कृषि उत्पादकता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, व्यापार तथा रोजगार के अवसरों के कारण गंगा बेसिन में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। बिहार में धान एवं गेहूं आधारित कृषि अर्थव्यवस्था ने सघन आबादी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ई चुनौतियां एवं क्षेत्रीय भिन्नताएं। भूजल का अत्यधिक दोहन, बाढ़, जल प्रदूषण, भूमि विखंडन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
साथ ही ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान तथा सुंदरबन डेल्टा में जनसंख्या घनत्व एवं बसावट के स्वरूप में स्पष्ट क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई देती है। नमामि गंगे कार्यक्रम इन चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आप भारत के मानचित्र में गंगा नदी, यमुना, घाघरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सुंदरबन को दर्शाकर जनसंख्या वितरण एवं संसाधन समृद्ध क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नीति आयोग ने गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भूजल के सतत प्रबंधन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। अनुच्छेद 48 तथा अनुच्छेद 51 ग पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम, अटल भूजल योजना तथा सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं गंगा बेसिन के सतत विकास एवं जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। उत्तर में जलोढ़ मिट्टी, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, भूजल पुनर्भरण, कृषि सघनता, नदी बेसिन तथा सतत संसाधन प्रबंधन जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भूमि, उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों ने गंगा बेसिन को भारत का सर्वाधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र बनाया है। इन संसाधनों का सतत प्रबंधन भविष्य की खाद्य एवं जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। प्रश्न 73। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है? भारत में ये गतिविधियां भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2025। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां वे आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन होता है, किंतु कृषि शामिल नहीं होती। इनमें मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन तथा खनन प्रमुख हैं। मुख्य भाग: मत्स्य पालन एवं तटीय क्षेत्र। भारत की लंबी तटरेखा, नदी डेल्टा, मुहाने, एस्टुअरीज तथा लैगून समुद्री एवं अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। केरल तथा आंध्र प्रदेश समुद्री मत्स्य उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। वानिकी एवं पर्वतीय क्षेत्र। अधिक वर्षा, घने वन तथा पर्वतीय भूआकृति वाले क्षेत्रों में वानिकी एवं वन आधारित आजीविका का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पशुपालन एवं घास भूमि। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु तथा विस्तृत चरागाहों वाले क्षेत्रों में पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। राजस्थान में ऊंट, भेड़ एवं बकरी पालन स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है। खनन एवं पठारी क्षेत्र। खनिज संपन्न पठारी क्षेत्रों में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट एवं अन्य खनिजों के कारण खनन प्रमुख प्राथमिक गतिविधि है। झारखंड तथा ओडिशा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भौगोलिक विविधता एवं क्षेत्रीय विशेषीकरण। भारत की जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी तथा प्राकृतिक संसाधनों की विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों का विकास हुआ है। गुजरात में समुद्री मत्स्य पालन तथा नमक उत्पादन इसका उपयुक्त उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश को दर्शाकर विभिन्न गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों के क्षेत्रीय वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा आजीविका सुरक्षा पर विशेष बल देता है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार मानता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन तथा नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 इन गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तर में प्राथमिक गतिविधि, प्राकृतिक संसाधन, क्षेत्रीय विशेषीकरण, सतत आजीविका, संसाधनाधारित अर्थव्यवस्था तथा ब्लू इकोनॉमी जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही इन गतिविधियों का विकास स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए इनके लिए क्षेत्र विशिष्ट एवं सतत विकास रणनीति आवश्यक है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भारत की भौगोलिक विविधता गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों के क्षेत्रीय विकास का आधार है। इनका वैज्ञानिक एवं सतत प्रबंधन रोजगार, आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। प्रश्न 74। उपयुक्त उदाहरणों सहित भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2025। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। सौर ऊर्जा भारत की प्रमुख नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा है। यह ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का आधार बन रही है।
मुख्य भाग। अकार्बन उत्सर्जन में कमी। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाती है तथा जलवायु परिवर्तन के शमन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क इसका प्रमुख उदाहरण है। बी ऊर्जा सुरक्षा एवं आयात निर्भरता में कमी। घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं कोयले के आयात पर निर्भरता घटती है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होती है। गुजरात का सौर ऊर्जा विकास इस दिशा में उल्लेखनीय है। सी रोजगार एवं आर्थिक विकास। सौर संयंत्रों के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव से रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं तथा निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कर्नाटक का पावगड़ा सोलर पार्क इसका प्रमुख उदाहरण है। डी विकेंद्रीकृत ऊर्जा उपलब्धता। रूफटॉप सोलर, सौर पंप तथा विकेंद्रीकृत सौर प्रणालियां दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सस्ती एवं विश्वसनीय बिजली पहुंचाने में सहायक है। पीएम सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ई पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास। सौर ऊर्जा उत्पादन में वायु प्रदूषण, जल की खपत तथा पारिस्थितिक क्षति अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे हरित विकास एवं सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा मिलता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस (IOSA) वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहा है। आप भारत के मानचित्र में राजस्थान, भड़ला, कर्नाटक, पावगड़ा, गुजरात, चारंका, तमिलनाडु तथा लद्दाख को दर्शाकर प्रमुख सौर ऊर्जा क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत को विश्व के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में विकसित करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस (IOSA) का मुख्यालय भारत में स्थित है, जो वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्तमान में पीएम सूर्याघर, मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तथा सोलर पार्क स्कीम स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को गति दे रही है। उत्तर में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन न्यूनीकरण, हरित विकास, ऊर्जा संक्रमण तथा विकेंद्रीकृत ऊर्जा जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही सौर ऊर्जा के दीर्घकालिक लाभों को अधिकतम करने के लिए ऊर्जा भंडारण, ग्रिड एकीकरण तथा सौर पैनलों के पुनर्चक्रण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। सौर ऊर्जा भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम है। इसका व्यापक विस्तार सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रश्न 75। पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, क्यों? 150 शब्द 10 अंक UPSC CSE। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियां छोटी, तीव्र ढाल वाली तथा तेज प्रवाह वाली है, इसलिए वे नदी मुहाने पर पर्याप्त अवसाद सेडिमेंट्स जमा नहीं कर पाती, जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं होता। मुख्य भाग। तीव्र ढाल स्टीप ग्रेडियंट। पश्चिमी घाट से अरब सागर की दूरी बहुत कम होने के कारण नदियां तीव्र वेग से बहती है। तेज प्रवाह के कारण अवसादों का निक्षेपण डिपोजिशन नहीं हो पाता। शरावती नदी इसका प्रमुख उदाहरण है। बी छोटी नदी लंबाई। पश्चिमी तट की अधिकांश नदियां अपेक्षाकृत छोटी हैं, इसलिए वे सीमित मात्रा में ही अवसादों का अपर्दन एवं परिवहन कर पाती है। मांडोवी नदी इसका उपयुक्त उदाहरण है। सी गहरा समुद्री तट सबमर्ज्ड कोस्ट। अरब सागर का तट निमग्न सबमर्ज्ड एवं अपेक्षाकृत गहरा है। परिणामस्वरूप नदियों द्वारा लाए गए अवसाद तट पर जमा होने के बजाय समुद्र में दूर तक बह जाते हैं। डी प्रबल समुद्री लहरें एवं ज्वार। कोंकण तट पर प्रबल समुद्री लहरें तथा ज्वारीय धाराएं अवसादों को तट पर स्थिर नहीं होने देती, जिससे डेल्टा बनने की अनुकूल परिस्थितियां विकसित नहीं हो पाती। ई मुहानों एस्टुअरीज का निर्माण। अवसादों के निक्षेपण के स्थान पर ज्वार भाटा के प्रभाव से नदी मुहानों एस्टुअरीज का विकास होता है। नेत्रावती नदी इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में पश्चिमी घाट, अरब सागर, शरावती नदी, मांडोवी नदी, नेत्रावती नदी तथा कोंकण तट को दर्शाकर पश्चिमी तट की नदियों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के अनुसार पश्चिमी घाट की नदियां तीव्र हाल तथा निमग्न तट के कारण मुख्यतः मुहानों एस्टुअरीज का निर्माण करती है। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जो इसकी पारिस्थितिक महत्ता को दर्शाता है। वर्तमान में पश्चिमी घाट की नदियां जलविद्युत उत्पादन, जैव विविधता संरक्षण तथा पेयजल उपलब्धता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर में तीव्र हाल, अवसाद निक्षेपण, मुहाना, एस्टुअरी, जलोढ़ निक्षेप, निमग्न तट तथा अपर्दन जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है।
तुलना के लिए गोदावरी एवं कृष्णा जैसी पूर्वी तट की नदियां विशाल डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तट की नदियां मुख्यतः मुहानों का निर्माण करती हैं। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। तीव्र ढाल, कम लंबाई, निमग्न तट तथा प्रबल ज्वारीय क्रिया के कारण पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा के बजाय मुख्यतः मुहानों एस्टुअरीज का निर्माण करती है। प्रश्न 76। उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्यों? 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसई 2013। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश गर्म रेगिस्तान 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच तथा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। इसका प्रमुख कारण वैश्विक वायु संचरण तथा महासागरीय धाराओं का संयुक्त प्रभाव है। मुख्य भाग: उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टी 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टी हॉर्स लैटिट्यूड्स स्थित है, जहां नीचे उतरती शुष्क वायु वर्षा होने नहीं देती। सहारा मरुस्थल इसका प्रमुख उदाहरण है। ठंडी महासागरीय धाराएं: महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के समीप बहने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं वायु की आर्द्रता कम कर देती है, जिससे वर्षा की संभावना घट जाती है। कैनरी धारा इसका प्रमुख उदाहरण है। व्यापारिक पवनों का प्रभाव: उपोष्ण क्षेत्रों में बहने वाली शुष्क व्यापारिक पवनें वर्षा की संभावना को और कम कर देती है। अरब मरुस्थल इस प्रभाव को दर्शाता है। वर्षा छाया प्रभाव: कुछ क्षेत्रों में पर्वत वर्षा छाया रेन शैडो उत्पन्न करते हैं, जिससे शुष्कता और बढ़ जाती है। मोजावे मरुस्थल इसका उदाहरण है। आप विश्व के मानचित्र में सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, कैनरी धारा तथा 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन: उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टी को हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के विस्तार की आशंका व्यक्त की जा रही है। उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, ठंडी महासागरीय धारा, व्यापारिक पवन, वर्षा छाया प्रभाव तथा शुष्क जलवायु जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, ठंडी महासागरीय धाराओं तथा व्यापारिक पवनों के संयुक्त प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख गर्म रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विकसित हुए हैं। प्रश्न 77। मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रमण टेम्परेचर इन्वर्शन की घटना से आप क्या समझते हैं? यह मौसम और उस स्थान के निवासियों को कैसे प्रभावित करती है? 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसई 2013। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। तापमान व्युत्क्रमण टेम्परेचर इन्वर्शन वह स्थिति है जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इससे निचली ठंडी वायु ऊपर नहीं उठ पाती। मुख्य भाग: मौसम पर प्रभाव: तापमान व्युत्क्रमण के कारण कोहरा, धुंध तथा वायु प्रदूषकों का जमाव बढ़ जाता है, जिससे स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है। दिल्ली में शीतकालीन स्मॉग इसका प्रमुख उदाहरण है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: वायु प्रदूषकों के निचली सतह पर एकत्र होने से श्वसन संबंधी रोग, आंखों में जलन तथा दृश्यता की समस्या बढ़ जाती है। कानपुर इसका प्रमुख उदाहरण है। कृषि एवं परिवहन पर प्रभाव: पाला, घना कोहरा तथा कम दृश्यता के कारण फसलें प्रभावित होती है तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन बाधित होता है। पंजाब में पाले की घटनाएं इसका उदाहरण हैं। घाटी क्षेत्रों में अधिक प्रभाव: घाटियों में ठंडी वायु नीचे एकत्र हो जाती है, जिससे तापमान व्युत्क्रमण अधिक तीव्र होता है। श्रीनगर इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में दिल्ली, कानपुर, पंजाब तथा श्रीनगर को दर्शाकर तापमान व्युत्क्रमण से अधिक प्रभावित क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शीत ऋतु में उत्तर भारत में तापमान व्युत्क्रमण की घटनाएं सामान्य हैं। उत्तर में तापमान व्युत्क्रमण, स्मॉग, कोहरा, वायु प्रदूषण, दृश्यता तथा शीत लहर जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। तापमान व्युत्क्रमण मौसम, वायु गुणवत्ता तथा जनस्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। वैज्ञानिक पूर्वानुमान और प्रदूषण नियंत्रण से इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। प्रश्न 78। जबकि ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय पर्वतमाला के साथ साथ चाय बागान विकसित किए थे, वास्तव में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे सफल नहीं हो पाए। व्याख्या कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसई 2014। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। चाय एक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। ब्रिटिश काल में शिवालिक एवं लघु हिमालय में चाय बागानों का विस्तार हुआ,
किंतु दार्जिलिंग के आगे प्राकृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं। मुख्य भाग। जलवायु की प्रतिकूलता। दार्जिलिंग के आगे तापमान अपेक्षाकृत कम तथा हिमपात की संभावना अधिक होने से चाय की वृद्धि एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। हिमाचल प्रदेश में यही प्रमुख बाधा रही। वर्षा एवं आर्द्रता में कमी। चाय की खेती के लिए वर्षभर पर्याप्त वर्षा एवं उच्च आर्द्रता आवश्यक होती है। दार्जिलिंग के आगे इन परिस्थितियों का अभाव होने से बागान कृषि सफल नहीं हो सकी। दार्जिलिंग की जलवायु इस दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है। ऊंचाई एवं स्थलाकृति। अधिक ऊंचाई, तीव्र ढाल तथा सीमित समतल भूमि बड़े पैमाने पर चाय बागानों के विकास में बाधक बनी। उत्तराखंड इसका प्रमुख उदाहरण है। मृदा एवं भौगोलिक परिस्थितियां। दार्जिलिंग में अम्लीय, गहरी एवं अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपलब्ध है, जो चाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आगे के क्षेत्रों में ऐसी अनुकूल मृदा व्यापक रूप से नहीं मिलती। परिवहन एवं आर्थिक कारण। औपनिवेशिक काल में असम और दार्जिलिंग को कोलकाता बंदरगाह से बेहतर परिवहन एवं निर्यात सुविधाएं प्राप्त थीं, जिससे वहां चाय उद्योग का विकास अधिक सफल रहा। आप भारत के मानचित्र में असम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा कोलकाता को दर्शाकर प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों एवं विस्तार की सीमा को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र असम, दार्जिलिंग तथा नीलगिरी हैं। दार्जिलिंग चाय को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) का दर्जा प्राप्त है, जो इसकी विशिष्ट गुणवत्ता को दर्शाता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान तथा अनियमित वर्षा चाय उत्पादन के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। उत्तर में अम्लीय मिट्टी, आर्द्र जलवायु, जल निकासी, बागान कृषि, GI टैग तथा स्थलाकृतिक अनुकूलता जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही चाय उद्योग की सफलता केवल जलवायु पर ही नहीं, बल्कि परिवहन, श्रम उपलब्धता तथा बाजार तक पहुंच पर भी निर्भर करती है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। दार्जिलिंग के आगे प्रतिकूल जलवायु, अधिक ऊंचाई तथा सीमित अवसंरचना के कारण चाय बागान सफल नहीं हो सके, जबकि दार्जिलिंग प्राकृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र सिद्ध हुआ। प्रश्न 79। इंडोनेशिया और फिलीपींस के द्वीप समूहों में हजारों द्वीपों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2014। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। इंडोनेशिया एवं फिलीपींस विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूहों में शामिल हैं। इनका निर्माण मुख्यतः प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखीय गतिविधियों तथा समुद्रस्तर परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव से हुआ है। मुख्य भाग। प्लेट विवर्तनिकी का प्रभाव। यह क्षेत्र यूरेशियन, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई तथा प्रशांत प्लेटों के अभिसारी कॉन्वर्जेंट सीमांत पर स्थित है। प्लेटों के सबडक्शन के कारण द्वीपचाप आइलैंड आर्क का निर्माण हुआ। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसका प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखीय गतिविधियां। लगातार ज्वालामुखीय उद्गारों से निकला लावा ठंडा होकर नए ज्वालामुखीय द्वीपों का निर्माण करता है। क्राकाटोआ इसका प्रमुख उदाहरण है। समुद्री गर्त एवं द्वीपचाप। सबर्क्शन के परिणामस्वरूप गहरे समुद्री गर्त ओशन ट्रेंचेस तथा उनके समानांतर द्वीप श्रृंखलाएं विकसित होती हैं। फिलीपींस गर्त फिलिपिन ट्रेंच इसका प्रमुख उदाहरण है। समुद्रस्तर परिवर्तन। हिमयुग के बाद समुद्रस्तर बढ़ने से ऊंचे पर्वतीय भाग जलमग्न क्षेत्रों से अलग होकर द्वीपों के रूप में विकसित हो गए। इंडोनेशिया में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जाती है। भूकंप एवं सतत भूखठन। यह क्षेत्र आज भी सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्र है, जहां लगातार भूकंप एवं ज्वालामुखीय गतिविधियां नए भूआकृतिक परिवर्तन करती रहती है। फिलीपींस इसका प्रमुख उदाहरण है। आप विश्व के मानचित्र में इंडोनेशिया, फिलीपींस, प्रशांत अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फिलीपींस गर्त तथा क्राकाटोआ को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS के अनुसार यह क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक सक्रिय भूकंपीय एवं ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में बार बार आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा सुनामी आपदा जोखिम को बढ़ाते हैं। उत्तर में प्लेट विवर्तनिकी, सबर्क्शन, द्वीपचाप, समुद्री गर्त, ज्वालामुखीय द्वीप तथा प्रशांत अग्निवलय जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। साथ ही जिन विवर्तनिक प्रक्रियाओं से इन द्वीपों का निर्माण हुआ, वही आज भी इन्हें विश्व के सबसे अधिक आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में बनाए हुए हैं। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के द्वीप मुख्यतः प्लेट विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं की देन हैं।
यही प्रक्रियाएं आज भी इनके भूआकृतिक विकास तथा आपदा जोखिम को निरंतर प्रभावित कर रही है। प्रश्न 80। महाद्वीपीय बहाव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके समर्थन में प्रमुख प्रमाणों पर चर्चा कीजिए। 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसई 2013। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में किया। इसके अनुसार सभी महाद्वीप पहले पेंगिया नामक एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे, जो बाद में टूटकर वर्तमान स्थिति में पहुंचे। मुख्य भाग। अब महाद्वीपों का मेल। अनेक महाद्वीपों के तट एक दूसरे से सटी हुई आकृति प्रदर्शित करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका इसका प्रमुख उदाहरण है। समान जीवाश्म। दूर दूर स्थित महाद्वीपों पर समान जीवाश्मों की उपस्थिति उनके पूर्व में जुड़े होने का प्रमाण देती है। मेसोसॉरस इसका प्रमुख उदाहरण है। शैलों एवं पर्वतों की समानता। विभिन्न महाद्वीपों की चट्टानों की आयु, संरचना तथा पर्वत श्रृंखलाओं में समानता मिलती है। एप्लाचियन एवं कैलिडोनियन पर्वत इसका उदाहरण है। प्राचीन जलवायु के प्रमाण। वर्तमान उष्ण क्षेत्रों में हिमानी निक्षेप तथा शीत क्षेत्रों में कोयला भंडार मिलना महाद्वीपों के स्थान परिवर्तन का संकेत देता है। भारत के गोंडवाना निक्षेप इसका प्रमुख उदाहरण है। आप विश्व के मानचित्र में पेंजिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत तथा मेसोसॉरस जीवाश्म क्षेत्र को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। बाद में प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत ने वेगेनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उत्तर में पेंजिया, गोंडवानालैंड, लॉरेशिया, जीवाश्म साक्ष्य तथा प्लेट विवर्तनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाता है। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ने महाद्वीपों की उत्पत्ति एवं गति को समझाने की आधारशिला रखी। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने इसके अधिकांश निष्कर्षों की पुष्टि की। प्रश्न 61। प्रश्न। विश्व में